चंद्रपुर राज्य पर राजा विक्रम राज किया करते थे। राजा विक्रम अपने समय के सबसे सफल और ईमानदार राजा थे। राजा का एक परम मित्र था जिसका नाम सेठ बल्लू दास है। सेठ बल्लू दास शहर के सबसे रईस और धनवान आदमी थे। वे राजा के पूरे शहर में हीरे का व्यापार करते थे। भाई बल्लू दास, सुना है कि आजकल तुम अपने संपत्ति का विस्तार दूसरे शहरों में भी करने लगे हो। हाँ भाई, यह सब तो उस ब्रह्मचारी साधु की कृपा है। सच कहा तुमने मित्र। हमने भी आज तक जितने भी सफलता पाई है वह सब उस ब्रह्मचारी साधु के मदद से ही संभव हो पाई है। सेठ बल्लू दास और राजा विक्रम दोनों राज्य के पहाड़ियों में रहने वाले ब्रह्मचारी साधु को मानते थे। ब्रह्मचारी साधु अपने आप में इतने सक्षम थे कि वह किसी भी समस्या का हल अपने बुद्धि के दम पर निकल आते थे। एक साल के बाद सेठ बल्लू दास की मृत्यु हो जाती है। सेठ बल्लू दास की पत्नी मायावती और उसका सबसे छोटा पुत्र रितेश का मानो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। लेकिन तभी सेठ बल्लू दास का सबसे बड़ा पुत्र दीपक और मध्य पुत्र प्रवीण के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। पता नहीं कब यह सभा खत्म होगी और कब मैं पिताजी के सारे जायदाद को अपने नाम करूंगा। एक बार पिताजी के अंतिम विधि होने दो, फिर मैं माँ से अपना हक मांग लूंगा। थोड़ी ही देर बाद शोक सभा खत्म होती है और सारे मेहमान अपने अपने घर को लौट जाते हैं। और तभी दीपक मौका देखकर बोलता है, चलो आखिरकार यह कार्य संपन्न हुआ। अब मुद्दे की बात करते हैं। कैसी बात बेटा? यही कि अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो घर का बड़ा बेटा होने के कारण पिताजी की सारी जायदाद और कारोबार मेरा नाम कर देना चाहिए। अरे भाई, ऐसे कैसे सारे जायदाद तुम्हारा नाम कर दे? इस जायदाद पर मेरा भी पूरा हक है। मैं तो कहता हूँ कि हमें पिताजी की सारी जायदाद बेच देनी चाहिए और उनसे जो पैसे आएंगे उन पैसों को आपस में बांट लेना चाहिए। मैं तो इस जायदाद को खरीदने के लिए ग्राहक पहले से ही ढूंढ रखे हैं। वह लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। चुप रहो प्रवीण। अगर आप लोग इस जायदाद को मेरे नाम करते हो तो मैं इस जायदाद को दिमाग लगाकर और आगे बढ़ा सकता हूँ। यह सब सुनकर मायावती के कानों को मानो यकीन ही नहीं हुआ। हे भगवान, यह कैसे बेटे मिले हैं मुझे? पिता को गुजरे एक दिन भी नहीं हुआ है और उनके बेटों ने बंटवारे की मांग कर दी। ये सारे बात रितेश मायूस होकर सुन रहा था। तभी मायावती ने रितेश को कहती है, तू क्यों चुप है? तुझे भी तो अपना हिस्सा चाहिए होगा ना? नहीं माँ, मैं तो चाहता हूँ कि पिताजी का सानो शौकत ऐसा ही बरकरार रहे और हम सब सारे भाई सुख शांति से एक साथ रहे। वह सब मैं नहीं जानता हूँ। मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस जायदाद पर मेरा पूरा अधिकार है। हद में रहो भैया, मेरा भी हिस्सा दे दो, वरना तुम क्या कर लोगे मेरा? दीपक और प्रवीण दोनों जायदाद के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, बंटवारा होकर रहेगा। सिर्फ इस जायदाद का ही नहीं बल्कि तुम्हारा माँ का भी। और यह फैसला कल राजा के दरबार में होगा। नहीं माँ, यह हमारा घर का मामला है और हम घर में ही सुलझाएंगे, राजा के पास नहीं जाएंगे। बंटवारा होगा तो सिर्फ राजा के दरबार में ही होगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। फिर अगले ही दिन सेठ बल्लू दास का पूरा परिवार राजा के दरबार में पहुंच जाता है और मायावती ने अपने आप पर बीती हुई सारी घटना को राजा को सुनाया, जिससे राजा के हृदय को भी बहुत दुख हुआ। महाराज, आप ही बताइए कि मैं अब क्या करूं? यह तो बहुत ही शर्म की बात है कि मेरे परम मित्र के बेटे अपने पिता के गुजरने के बाद दूसरे ही दिन बंटवारा चाहते हैं। पर मायावती जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहती हैं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पति ने इतनी मेहनत करके जो संपत्ति कमाई है उसके टुकड़े ना हो और यह तीनों भाई सुख शांति से एक साथ रहे। आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा मायावती जी। क्या मतलब है इसका? मैं तो किसी भी हाल में
यह जायदाद अपने नाम करके ही रहूंगा। ठहरो पुत्र, मुझे तो अपनी बात खत्म कर लेने दो। इस संपत्ति का बंटवारा जरूर होगा, लेकिन यह बंटवारा यहाँ नहीं बल्कि ब्रह्मचारी स्वामी की उपस्थिति में होगा। अगर आज सेठ बल्लूदास जिंदा होता तो वह भी यही चाहता। इतना तय करने के बाद राजा और सेठ बल्लूदास का पूरा परिवार ब्रह्मचारी स्वामी के पास जाते हैं और उन्हें सारे बात बताते हैं। सेठ बल्लूदास के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आज अगर उनके बेटे जायदाद को लेकर हिस्सा चाहते हैं तो मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय स्वामी जी? इस उपाय के अनुसार इन तीनों बच्चों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा स्वामी जी? मैं तुम तीनों भाइयों को 1 रुपए दूंगा और तुम तीनों भाइयों को 1 रुपए से कुछ ऐसी चीज खरीदनी होगी कि उस चीज से मेरा पूरा झोपड़ी भर जाए। यह कैसी परीक्षा है साधु महाराज? भला कोई 1 रुपए में इस झोपड़ी को पूरा कैसे भर सकता है? यही तो तुम्हारी चुनौती है पुत्र। जो भी इस चुनौती को पार करेगा वही सारी जायदाद का मालिक बनेगा। क्या सच में साधु महाराज, जो भी इस चुनौती को पार करेगा उसी को सारी जायदाद मिल जाएगी? हाँ पुत्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सारी की सारी जायदाद उसी को मिल जाएगी, पर तुम्हें इस चुनौती को पार करने के लिए सिर्फ 1 पहेर का समय है। इतना कहने के बाद ब्रह्मचर्य स्वामी ने तीनों भाइयों को 1-1 रुपए के सिक्के दे दिए। दीपक और प्रवीण सिक्का लेकर सीधे बाजार की ओर निकल पड़ते हैं, पर रितेश वहीं पर मायूस होकर खड़ा रहता है। क्या हुआ पुत्र, तुम्हें जायदाद नहीं चाहिए क्या? जायदाद से ज्यादा मुझे अपना परिवार प्रिय है स्वामी जी। मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार का बंटवारा ना हो और हम एक साथ रहें। वाह पुत्र, तुम्हारे विचार तो बहुत ही नेक और उच्च है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार साथ रहे तो यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। वह कैसे स्वामी जी? देखो पुत्र, अगर तुम यह चुनौती जीत जाते हो तो तुम इस जायदाद के मालिक बनोगे और मजबूरनवश तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे साथ रहना होगा। इसलिए तुम जल्दी जाओ, अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। यह सुनकर रितेश बाजार की ओर निकल पड़ता है। स्वामी जी, आप कैसे परीक्षा दे दिए हैं? अगर दीपक और प्रवीण में से कोई भी जीत जाता है तो वह लोग यह सारी जायदाद बेच खाएंगे। तुम चिंता मत करो बेटी, जिनके विचार सकारात्मक होंगे केवल वही इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास कोई ऐसा चीज है जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपए हो और वह चीज पूरे कमरे को भर दे? अरे बेवकूफ, तू पागल तो नहीं है ना? 1 रुपए में ऐसी चीज कैसे मिल सकती है जो पूरे कमरे को भर दे? पागल कहीं का। दुकानदार, मुझसे तमीज से बात करो। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? बाजार में सिर्फ 1 रुपए लेकर घूमते हो और फिर भी कहते हो कि तमीज से बात करो। और फिर बड़ा भाई थोड़ी देर सोचता है और एक किसान के पास जाता है और 1 रुपए में उस किसान से ढेर सारा घास खरीद लेता है। पता नहीं साधु महाराज ने कौन सी चुनौती दी है। यहाँ लोगों का 1 रुपए में पेट तक नहीं भरता है, वही इस साधु ने ऐसी चीज मंगवाया है जिससे इसकी पूरी झोपड़ी भर जाए। खैर चलो, जायदाद पाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद प्रवीण ने अपने लिए वह चीज ढूंढने लगता है और फिर दूसरे ही तरफ रितेश सोचने लगता है कि आखिर यह कौन सी चीज है जो पूरे कमरे को भर दे। तभी रितेश को अपने पिता के कहीं बात याद आती है। बेटा, जीवन में कभी मुसीबत में पड़ जाओ तो अपने अंदर झांक कर देखना, वहीं तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फिर रितेश को अपनी चुनौती का हल मिल जाता है और रितेश बाजार की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद शाम ढल चुका था और तीनों बच्चे स्वामी के झोपड़ी पर पहुंच चुके थे। दीपक, तुम बड़े हो, बताओ तुम ऐसा क्या लाए हो जिससे यह कमरा भर जाए? स्वामी जी, मैं बोरी भरकर बहुत सारे घास लाया हूँ। देखना, अब यह पूरा कमरा घास से भर जाएगा। दीपक ने बड़े आत्मविश्वास से बोरी को पलटी, यह सोचकर कि वह घास पूरे कमरे को भर देगी, परंतु वह घास तो आधा कमरा तक नहीं भर पाया। यह क्या भैया, आप तो इस कमरे को आधा भी भर नहीं पाए। अब देखो मेरा कमाल,
मैं कैसे इस कमरे को पूरा भरता हूँ। फिर प्रवीण ने अपने बोरी पलटी और उसमें से निकले ढेर सारा सूखी पत्ती। प्रवीण ने उस सूखी पत्ती को पूरे कमरे में फैलाया, पर वह सिर्फ आधा कमरा ही भर पाया। देखो तुम भी इस कमरे को पूरा नहीं भर पाए। हाँ तो क्या हुआ, मैंने इस कमरे को तुमसे ज्यादा भरा है। और वैसे भी ये रितेश तो खाली हाथ ही आया है, इसका मतलब मैं ही जीता। अरे रितेश, तुम कुछ नहीं लाए हो क्या? लाया हूँ गुरुजी, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर रितेश बाहर जाता है। जब लौटता है तो उसके हाथ में एक मोमबत्ती होती है। रितेश उस मोमबत्ती को जलाता है। मोमबत्ती के जलते ही पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। यह देखकर मायावती और राजा बहुत खुश हो जाते हैं और बड़े भाई का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। वाह पुत्र वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब चुनौती के अनुसार पूरे जायदाद के मालिक तुम हो। नहीं स्वामी जी, यह जायदाद हमारे पूर्वजों के परिवार की है और यह यूं ही बनी रहेगी। सच्ची विरासत या धन दौलत नहीं है, बल्कि परिवार का सुख शांति ही सच्ची विरासत है। यह सुनकर दोनों बड़े भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्होंने अपने माँ से माफी मांगी और इसी तरह साथ रहने का वादा किया। तब से लेकर आज तक सेठ बल्लू दास का परिवार एक साथ रह रहा है।